इजराइल डिफेंस स्पेशल फोर्सेस के कैप्टन और इजराइल के भूतपूर्व प्रमुख बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि इफ द अरब पुट डाउन देयर वेपन्स टुडे देयर वुड बी नो मोर वायलेंस, बट इफ द जेस पुट डाउन देयर वेपन्स टुडे देयर वुड बी नो मोर इजराइल। ये बोलना इसलिए अनिवार्य हुआ क्योंकि अभी हाल फिलहाल में कई छद्म युद्धों के आधार पे भारत में भी कुछ कलाकार जो पैदा हो गए। वो कलाकार वो हैं जो बेसिकली ना तो इतिहास जानते हैं और ना ही उसके वर्तमान की परिस्थितियों को, बस उठकर आ गए सोशल मीडिया के उस 250 रुपये के पैकेज को लेकर और अपने ज्ञान को उसमें परोस दिया है कि इजराइल का बायकॉट करें। अब क्यों करें, कैसे करें, ये नहीं पता। वो क्यों कह रहे हैं, शायद उनकी धार्मिक भावनाएं जुड़ी हैं। वो धार्मिक भावनाएं पता नहीं कहाँ से आ गई, परंतु याद रखेंगे भारत एक सेक्युलर राष्ट्र है और उस सेक्युलर राष्ट्र को मानना हमारा प्रथम धर्म है। अगर आपको ये पूरी कहानियों के पीछे, अगर आपको आलिया की कहानी नहीं पता, अगर आपको क्रूसेड का इतिहास नहीं पता, आपको एक्सोडस की घटना नहीं पता, आपको वेलिंग वॉल नहीं पता, अगर आपको होलोकास्ट की घटना नहीं पता, अगर आपको डेविड का सितारा नहीं पता, और तो और बाल्फोर की टीटी नहीं पता, और सबसे बड़ी बात एंटीसेमिटिज्म की उस कहानी को नहीं पता आपको, और एनी फ्रैंक की पुस्तक आपने नहीं पढ़ी, तो आपको कोई अधिकार नहीं है इजराइल पर अपनी बातें रखने का या ईरान इजराइल के बीच के संबंध के बीच में अपनी ज्ञान को परोसने का। क्योंकि हमेशा मैं कहता हूं अल्प ज्ञान शून्य ज्ञान से ज्यादा घातक होता है। और अल्प ज्ञान के जो लोग हैं लगातार मुझे मैसेज कर रहे हैं, ये लगातार जो बातें आ रही हैं कि ईरान के साथ गलत हो रहा है, वो उनका आंतरिक मामला है, वहां तक तो ठीक बात है, परंतु उनके आंतरिक मामले में अगर हम हस्तक्षेप कर रहे हैं तो ये एक सरासर हमारी मूर्खता है। अब वो क्यों है उसको आज मैं प्रूव करूंगा, और ये बात भी हम स्पष्ट रखेंगे कि जितनी ज्यादती, जितना एक्सप्लॉयटेशन और जितनी ज्यादा जहलियत जो है, अगर जितनी इजरायली यहूदियों के साथ हुई है, शायद अगर किसी अन्य धर्म के साथ होता तो वो मैं मान के चल सकता हूं कि न वो तो खड़ा हो पाता और ना ही वह व्यक्ति अपने जख्मों को कभी भूल पाता। उन्होंने भूला, आगे बढ़े, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, एग्रीकल्चर, हर एक सेक्टर में एक बेहतर राष्ट्र का जो तबका है उन्होंने प्राप्त किया। और सबसे बड़ी बात, भारत के साथ हर एक समय पर हाथ से हाथ और पैर से पैर मिलाकर उन्होंने हमारा साथ दिया। ये महत्वपूर्ण है। धर्म बाद है, राष्ट्र पहले है। ये उन लोगों के लिए वीडियो है जो लगातार बातें कर रहे हैं कि इजराइल को समाप्त कर देना चाहिए। अगर समाप्त करने की बात थी, 1967 में देख चुका है अरेबियन कंट्रीज ने कि क्या हश्र उनके साथ हुआ था। उनका मोसाद काफी है इंटेलिजेंस में, बाकी आगे आने की और किसी आर्मी के आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। खैर, इन सब के बीच में हम बात करते हैं कि क्यों भारत आज इजराइल और ईरान के बीच में जो व्यापारिक और बाकी जो संबंध चल रहे हैं उनमें भारत को आज क्या नुकसान हो सकता है और क्या चीजें हम भारत के पर्सपेक्टिव पर सोच पा रहे हैं। सबसे प्रथम अगर हम बात करें तो हम सबसे पहले जाएंगे इकोनॉमिकल इम्पैक्ट को लेकर कि आखिर इजराइल और ईरान के इस लड़ाई में भारत की आर्थिक जो डोर है, उसकी कह सकते हो उसका जो रोड मैप है, उसमें क्या क्या हमें चैलेंजेस देखने पड़ेंगे। एक पॉइंट तो है कि सबसे पहले जो आएगा इस पॉइंट में वो है ऑयल प्राइस को लेकर आएगा, और ऑयल प्राइस में क्या इशू आ रहा है उसको देखते जाते हैं। सबसे बड़ी बात, द डिस्ट्रप्शन ऑफ द ऑयल इंपोर्ट। लगभग मान के चलिए अगर ईरान से अगर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने वहां पर अपनी संधि कर ली और उन्होंने सेंसन लगा दिया तो मान के चलिए 15 से 19%, ये लगभग आंकड़े जो मेरे अनुभव के अनुसार से कह रहे हैं वो बढ़ने के चांसेस है। दूसरी बात, इससे एक बड़ा होगा कि हमारे जो शिपिंग कॉस्ट है वो भी बढ़ेगी। दूसरा बात, जो हमारी डिपेंडेंसी है, आज एक मोनोपोली सिस्टम में हम ट्रेड में हम कन्वर्ट नहीं होना चाहते हैं, और जो यूएस का सपना है वो कहीं ना कहीं भारत के लिए चोट होगा। दूसरी हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट वो है चाबहार पोर्ट को लेकर। मैं चाबहार पोर्ट में थोड़ा आपको समझा दूं कि जब चाइनीज डिप्लोमेसी ने अपनी चाल चली भारत को स्ट्रिंग ऑफ पर्ल में घेरने के लिए, तब हम लोगों ने याद रखेंगे ईरान के साथ समझौता किया, और समझौते के तहत ईरान में
चाबहार पोर्ट के डेवलपमेंट के साथ साथ 627 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का भी इरकॉन के माध्यम से बनाने का मांग किया। और इसके अंतर्गत में हमारी जो कॉरिडोर है वो सेंट पीटर्सबर्ग के माध्यम से यूरोपियन कंट्रीज में एक्सइम को अर्थात एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को बेहतर करने की एक सोची समझी हमारी क्या थी, रणनीति थी। हालांकि रणनीति में अभी हम कायम है, परंतु कुछ दाग लगने की आसार अभी मुझे ईरान के युद्ध के बाद दिख रहे हैं। अब वो आखिर क्या है समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर हम बात करें इस पूरे घटनाक्रम में, तो इस घटनाक्रम में देखिए ये हमारा पूरा का पूरा कोस्टल एरिया अगर हम देखते हैं, ये पाकिस्तान का एक क्षेत्र है जिसे हम लोग बलूचिस्तान का एरिया कहते हैं, जहां पर ग्वादर पोर्ट है। ग्वादर पोर्ट अभी चाइना को पूरी तरीके से हैंडओवर और कह सकते हो डेवलप करने का अधिकार दे दिया पाकिस्तान ने। और इसी 70 किलोमीटर की दूरी पर हमारा चाबहार पोर्ट है जो भारत के द्वारा विकसित किया जा रहा है, और वो है आपके ईरान में। अब देखिए यहाँ हम्बनटोटा जो श्रीलंका के क्षेत्र में है, अगर आप बात करें म्यांमार के क्षेत्र में, आप ताइवान के क्षेत्र में, वहाँ भी ऑक्यूपेंसी पूरी बढ़ चुकी है किसकी, चाइनीज डिप्लोमेसी की। चाइना चाहेगी कि इस माध्यम से हम स्ट्रिंग पल के माध्यम से भारत को चारों ओर से घेरें। हालांकि अगर ये हमारे पास बन जाता है पूरी तरीके से चाबहार, तो हम इसे कांडला पोर्ट के साथ जोड़कर हम अपने व्यापारिक संबंध को यूरोपियन कंट्रीज के साथ लाने में बहुत आसानी हो जाएगी, जिससे हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, शिपिंग कॉस्ट, वो भी धीरे धीरे कम होगा, और जो कस्टम के टैक्सेस हैं अलग अलग राष्ट्रों में वो भी घटकर कम हो जाएंगे, जिससे हमारे भारतीय सामान को विदेश में बेचने में हमें सहूलियत प्राप्त होगी। तो चाबहार पोर्ट हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे पहले भी चाबहार पोर्ट को लेकर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने हम पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे, हार्बर क्रेन को लेकर और कई अलग अलग याद रखें करेंसी एक्सचेंज को लेकर। हालांकि इस बात को लेकर समझिएगा, जब उस समय की तत्कालीन विदेश मंत्री, देश की प्रखर वक्ता और मुझे लगता है महिला सम्मान और महिला उच्चता में किसी का नाम सर्वप्रथम आज के समय राजनीति में आता है, तो वो है स्वर्गीय सुषमा स्वराज मैम। उन स्वराज मैम ने खुद जाकर ये ट्रीटी को आगे बढ़ाया और अमेरिका के जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे उसे दूर कर चाबहार को आगे बढ़ाने की मंशा को आगे बढ़ाया और उसकी चाह को एक बेहतर दिशा का रूप दिया। आज फिर वही समस्या आ चुकी है कि चाबहार पोर्ट के बाद ईरान इजराइल के लड़ाई के बाद चाबहार अगर यूएस के सापेक्ष आ गया, तो यूएस कभी नहीं चाहेगा कि भारत चाबहार पोर्ट को डेवलप करे, जिससे भारत की जो वैश्विक पकड़ है वो धीरे धीरे बढ़ते जाए। हालांकि अभी कुछ हाल फिलहाल के वर्षों में देखें या महीनों में देखें तो भारत और अमेरिका के संबंध वैसे बेहतर नहीं दिख रहे हैं जैसे याद रखेंगे पिछली बार की गवर्नमेंट ने इसे दिखाने की कोशिश की थी। खैर, हम उससे आगे बढ़ते हैं, वो राजनीतिक ओतप्रोत की बातें हैं। अब तीसरी बात मैं बहुत शॉर्ट में आपको समझाता हूँ, एलुमनी रिफॉर्म में कभी और चर्चा करेंगे। एंड INSTC अर्थात द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये भी कहीं ना कहीं इंटरप्ट होगा। अगर ये मान के चलिए नॉर्थ साउथ जो कॉरिडोर है हमारा ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर अगर डिस्टर्ब होता है, तो कहीं ना कहीं हमारे जो व्यापारिक संबंध कई राष्ट्रों के साथ धीरे धीरे छूटते जाएंगे। तीसरी बड़ी बात जो सबसे और बात है वो है ओवरऑल ट्रेड बैलेंस। मेरा अनुमान है कि इस पूरे घटनाक्रम की वजह से भारत के आगामी वित्तीय वर्ष में हमें 0.5% का लॉस होगा पूरी GSDP में, GDP में, सॉरी, ठीक है। मतलब ये मान के चलिए भारत की GDP अगर का 5.5% कम होना अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है, और ये भी मान सकते हैं कि इन्फ्लेशन रेट भी इस बार ज़्यादा हो सकती है। खैर, इन सब से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग और एक एक पॉइंट पर चर्चा करते हैं कि भारत के लिए और क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। एक समस्या है ये, वो बैलेंसिंग ऑफ ईरान एंड इजराइल। इजराइल वो राष्ट्र है, याद रखिएगा, मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री आपको ले जाना चाहूँगा। याद रखिए, जब इजराइल का निर्माण हुआ, यूनाइटेड नेशन ने आपके बाल्फोर ट्रीटी के तहत, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो होलोकास्ट की घटना नाजी और फांसी लोगों ने की थी, जो जिस आतंक को उन्होंने परिणित किया था, उसके बाद पूरी दुनिया में सिंपैथी उठी थी आपके जेस के ऊपर, और उसी के तहत यूनाइटेड नेशन चार्टर ने नया राष्ट्र का एक निर्माण करने की घोषणा की जिसका नाम था इस्राइल, जिसे हम इजराइल के नाम से जानते हैं। वही इस्राइल, याद रखेंगे, जो 4000 BC में अपनी पूरी सत्ता स्थापित कर चुका था। ये वही इस्राइल है जिन्होंने यरूशलेम के माध्यम से दुनिया को, याद रखेंगे, अलग अलग धर्मों में भी प्रचारित किया। ये वही यहूदी है जैसे जो दुनिया के सबसे ब्रिलियंट माइंड कहलाते हैं।
और ये वही यहूदी है जो याद रखेंगे हजरत मूसा से लेकर फराव के इतिहास को अपने इतिहास में समेट के बैठे हुए हैं। वो इतिहास क्रूसेड के बाद, होलोकास्ट के पहले और एंटीसेमिटिज्म के साथ साथ जो डेविड का सितारा जैसे शब्दों के साथ अपने अस्तित्व को खो चुका था। जब आलिया आई, आलिया का मतलब होता है अपने घर की वापसी, तो आलिया के माध्यम से याद रखेंगे पूरे यहूदी एक जगह पे फिर से इकट्ठा हुए और इस तरीके से एक नया राष्ट्र का निर्माण किया गया जिसे हम इस्राइल कहते हैं, जिसे आज सामान्य भाषा में आप इजराइल कहते हैं। इजराइल के निर्माण में भारत वो राष्ट्र था जो इजराइल के निर्माण के विपक्ष में हमने वोट किया था। यह भी हमारे इतिहास का काला धब्बा है। और आपको बताते चलूं, हम सदैव ही फलस्तीनियों को याद रखेंगे। 1984 में मैं घटना से आपको समझाता हूं। 1984 के चुनाव के प्रचार में यासिर अराफात जैसा याद रखेंगे एक फलस्तीनी आतंकवादी भारत में प्रचार करने आता है। ये भारत की राजनीति की गंदी जो सोच है उसे प्रस्तुत करता है। ये वही इजराइल है जो हमें हमेशा याद रखेंगे साथ खड़ा मिला, चाहे वो 1999 की लड़ाई में हो, उससे पहले एग्रीकल्चर के रिफॉर्म में हो, 2016 के बाद से याद रखेंगे हमारे स्पेस टेक्नोलॉजी मिशन की बात हो, हमारी एग्रीकल्चर की बात हो, 50 माइक्रोस टेक्नोलॉजी से लेकर स्प्रिंकलर, ये सारी चीज़ें हमें इजराइल से मिली है। आपको बताते चलूँ मैं, हमारी इंटेलिजेंस विंग RAW जिसे रॉ के नाम से जानते हैं आप, वो भी हमारी जो निर्माण हुआ है वो भी इजराइल के मोसाद जिसे हम उसके इंटेलिजेंस एजेंसी के नाम से जानते हैं उनके माध्यम से हुआ है। आप ये देखिए कि धर्म का तड़का कब तक, जिस व्यक्ति से मुझे फायदा हुआ है, जिस व्यक्ति ने मुझे हमेशा साथ दिया है, वो आज साइड हो चुका है, हमारे धर्म पहले हो चुके हैं। अगर धर्म का इतना ही प्रेम है तो भारत कोई धार्मिक राष्ट्र नहीं है, एक सेक्युलर राष्ट्र है। और ये भी लिखा है भारत के संविधान में, भारत का कोई धर्म नहीं होगा। हालांकि सभी धर्मों को बचाने, संवर्धन करने और उसे प्रोटेक्ट करने का अधिकार और कह सकते हो दायित्व भारत के संविधान का है, परंतु भारत का धर्म नहीं है। इस बात को भी याद रखना चाहिए। भारत का धर्म सिर्फ राष्ट्रवाद है, इसके अलावा कोई धर्म नहीं हो सकता। तो बैलेंसिंग इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर मान लीजिए इजराइल का हम साथ नहीं देते हैं, इजराइल के अगेंस्ट हम ईरान के साथ खड़ा हो जाते हैं, तो हम एक ऐसे दोस्त को खो देंगे जिसने हमेशा याद रखेंगे हमारा साथ दिया है। ये कभी साथ नहीं दे सकता है। ये हो सकता है इसका अस्तित्व भी अमेरिका खत्म कर दे, जैसे इराक का किया था। तो ऐसे डूबते हुए सूरज को अगर हम सलाम कर रहे हैं, उससे बेहतर है कि उगते हुए सूरज को सलाम करें, तो हमारा ये भविष्य बेहतर हो। मैं इसके बाद आगे बात करता हूँ। इसके अंदर में बहुत सारी कहानियां हैं, ठीक है, अभी इतना समय नहीं कि आपको बता पाऊँ मैं। ठीक, आज हम देखें तो एक बड़ा पॉइंट आ रहा है कि कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंडियन डायस्पोरा, अर्थात आज 80 से 90 लाख जो भारतीय हैं वो गल्फ की कंट्रीज में आज निवासरत हैं। अगर ईरान पे कोई ऐसी हमला होता है, परमाणु अटैक होते हैं, ईरान का नामो निशान समाप्त होता है, तो 80 से 90 लाख भारतीयों की जान भी कहीं ना कहीं दांव में लग सकती है। दूसरी बात, मैंने कहा आपको कि 0.5% GDP लॉस होगा, ये मेरा अनुमान है। ये व्यक्तिगत दृष्टिकोण से मैं इसको कैलकुलेट कर पा रहा हूँ। हो सकते हैं इकोनॉमिस्ट के आंकड़े कुछ अलग हो सकते हैं, मैं इसके लिए कोई जवाबदार और जिम्मेदार नहीं हूँ। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं अगले पॉइंट पर कि जियोपॉलिटिकली क्या असर पड़ सकता है। दो भेड़िए राष्ट्र हमारे अगल बगल में हैं, एक का नाम याद रखेंगे, ठीक, पाकिस्तान, और दूसरे का नाम चाइना। अच्छी बात इन लोगों के लिए ये है, हमारे लिए नहीं, इनके लिए। आज पाकिस्तान याद रखें पहले से इस्लामिक राष्ट्र है, और वो याद रखेंगे एक पाला पोसा कुत्ता है किसका, आपके चाइना का। तो आप समझिएगा चाइना यहाँ पे न्यूट्रल पोजीशन पे है, और चाइना की गवर्नमेंट एक्चुअल में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, तो उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता है कि सेकुलरिज्म क्या शब्द है उनके लिए, ना डेमोक्रेटिक की उनकी सोच है। तो उस राष्ट्र ने क्या करेगा कि इजराइल के साथ वो अपने संबंध बेहतर करेगा। अगर वो इजराइल के साथ बेहतर संबंध करता है, चाइना की बात करो, पाकिस्तान से कभी अच्छा नहीं हो सकता, ठीक है। तो याद रखिएगा ये इम्पैक्ट होगा कि चाइना और इजराइल के बीच में बायलैटरल ट्रीटीज की संख्या बढ़ेंगी, और जिसका सीधा सीधा घाटा या परिणाम भारत को भोगना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, पाकिस्तान की हम बात करें, पाकिस्तान एक ऐसा राष्ट्र है जिसके पास ना खोने के लिए कुछ है ना पाने के लिए कुछ है। वो अधरंगा फकीर से भी पूरा फकीर हो चुका है, ठीक है। तो इसको क्या होगा कि पाकिस्तान क्या करेगा, चाइना के बेसिस पर वहां पे याद रखेंगे ईरान को सपोर्ट करेगा, और चाइना हो सकता है न्यूट्रल रहते हुए एक प्रॉक्सी बेसिस पर याद रखेंगे इजराइल को सपोर्ट करेगा, जिससे दोनों में घाटा किसको होगा, भारत को। अगर पाकिस्तान मान लीजिए इजराइल, देखो इजराइल का हारना तो संभव नहीं, ठीक है, वो जितना ही है उसको, ठीक है।
अब मान लीजिए इजराइल जीतता है, जीतेगा ही जो, ठीक है, तो 100% बात है चाइना उसके साथ एक बेहतर संबंध स्थापित कर लिया। मान लीजिए याद रखेंगे अगर इस्लामिक कंट्रीज की बात करें तो पाकिस्तान उसका एज लेगा, जिससे भारत के इंटरनल डिस्टर्बेंसेस होंगे। तो अल्टीमेटली अगर आप देखें तो भारत एक ऐसे स्टेट पोजीशन पहुंच चुका है जो दोनों तरफ से घसीटने के लिए तैयार कर रहे हैं हम लोग अपने आप को, और हमारे कुछ जो छद्म बुद्धिजीवी हैं वो और भड़का रहे हैं। ठीक, अब अगले पॉइंट पर हम बात करते हैं इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो है आपका इंडियाज पॉलिसीज रिस्पॉन्स टू द इजराइल ईरान वॉर। ये जब हम बात करें तो मीडिएशन की बात कर रहे हैं, फोकस इकोनॉमी की बात करें, स्टेबलाइजेशन की बात कर रहे हैं। लड़ाई इतनी बढ़ चुकी है, लड़ाई आज की नहीं 1979 की बात है, जब हमास और हिजबुल्लाह जैसे याद रखेंगे आतंकवादी संगठन जिस राष्ट्र में पनाह लेते हैं उस राष्ट्र से आप ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि उनके साथ स्टेबिलिटी के साथ एक बेहतर कोऑपरेशन कर पाए, ये संभव नहीं है। दूसरी बात, एक अगर आप और देखें आज पूरा वैश्विक दृष्टिकोण से एक ग्लोबल टेररिज्म का जो केंद्र बन चुका है वो मिडिल ईस्ट बन चुका है, और उस मिडिल ईस्ट के क्षेत्र से देखें तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं भारत को हो रहा है। तो भारत कहीं ना कहीं याद रखेंगे एक मध्यस्थता करने की कोशिश करेगा भी, तो मध्यस्थता का असर अभी इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि अभी हम देखें अगर फॉरेन पॉलिसी अच्छी होगी बुरी होगी मुझे नहीं पता, बट ग्लोबल प्रेजेंस हमारा घटा है बिकॉज ऑफ द डोनाल्ड ट्रंप। आप उसको कितना भी डिनाई करिए, कितना भी पेपर में छपवा लीजिए, परंतु लोगों के मन में बस चुका है कि सीज फायर के बाद डोनाल्ड ट्रंप का जो रिएक्शन आया वो भारत के आंतरिक जो सॉवरेनिटी कहते हैं हम लोग, जिसे हम लोग अपने गणराज्य की बात करते हैं, वो गणराज्यिक सोच हमारी कहीं ना कहीं कमजोर हुई है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट पर, ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके ट्रेड और इम्पैक्ट ऑफ ट्रेड पर। तो इम्पैक्ट ऑफ ट्रेड में अगर हम देखें इस पूरे अभी जो करंट सिनारियो बने हुए हैं तो याद रखेंगे भारत के साथ स्वाभाविक सी बात है ईरान के जो संबंध है वो अच्छे रहेंगे बुरे रहेंगे बात की बात है, परंतु ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री होने के नाते ईरान और हम इंपोर्टिंग होने के नाते भारत, इन दोनों के बीच में जो गतिविधियां बढ़ेंगी वो गतिविधियां कहीं ना कहीं हमारे आर्थिक व्यवस्था को, हमारी शिपिंग कॉरपोरेशन को और हमारे ट्रेड एंड कॉमर्स को भी इम्पैक्ट करेगी। ये बिल्कुल एक कह सकते हो काला अध्याय ऐसा हो सकता है। अब बात करें हम लोग ट्रेड डिक्लाइन की बात करें, इंडिया ट्रेड विथ ईरान फेल फ्रॉम $17 billion in financial year 19 to $2.33 billion in the financial year 2023. That is a big point कि जहां हम 17 बिलियन डॉलर के आसपास थे वो आज घट के 2.33 बिलियन हो गया है। ये मान के चलिए कि भारत के साथ ईरान को लेकर हम बहुत अच्छे व्यापारिक संबंध लगाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात कहें हम लोग, मैं चाबहार पोर्ट की बात तो किया है मैंने, मैं एक्सपोर्ट ग्रोथ की बात करूं, ठीक, डिस्पाइट द रिसेंट चैलेंजेस इंडियाज एक्सपोर्ट टू द ईरान grew 15.2% from January to July 2024. That indicates the better and the good ambience created for the trade and commerce between the Indo and Iran. But unfortunately after this situation, ठीक है, ये ग्रोथ ये सस्टेन कर पाना मुझे लगता है कठिन है। ठीक है, अब आते हैं कहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्रेड पर बात करें तो इम्पैक्ट ऑफ यूएस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका सेंशन। ये सेंशन कहीं ना कहीं भारत के उन हिस्सों को कहीं ना कहीं हार्म करेगा जिसमें भारत और ईरान कई चीजों पर बायलैटरल ट्रीटी करके या पॉलिटिकल डायस्पोरा के बेसिस पर एक इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी को लाने की कोशिश कर रहे थे। बट अनफॉर्चुनेट कहीं ना कहीं चीज मुझे दिखता है कि यूएस के इंटरफेरेंस के बाद कहीं ना कहीं भारत को एक नया और एक चुनौतीपूर्ण आयाम कहीं आपके क्रिएट होने की संभावनाएं दिख रही हैं। ठीक है, डिले इन द चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट। देखो चाबहार प्रोजेक्ट को लेकर मैं थोड़ी देर पहले और बताया था आपको, चाबहार प्रोजेक्ट को लेकर जब हम बात करते हैं तो एक चीज समझिएगा, अमेरिका ने पहले भी चाबहार पोर्ट को याद रखेंगे होल्ड करने की बात कही थी और कहीं ना कहीं कोशिश भी उन्होंने पूरा किया था। बट अनफॉर्चुनेट याद रखेंगे हमारी फॉरेन डिप्लोमेसी इतनी शानदार थी कि वो हम उसमें कामयाब रहे हार्बर क्रेन को लाने में, और कहीं ना कहीं जो आपके डॉलर एक्सचेंज पॉलिसीज थी उसको भी लिबरल करने में हम लोग क्या हुए, तैयार हुए। ठीक है, तैयार करवाए हम लोगों ने। ठीक, अब क्या होगा जब उस देश की खुद की इंटरनल पॉलिसीज क्या होगी, डिस्टर्ब होंगी, तो 100% बात है कि उसका इंपैक्ट क्या होगा, हमारा इंडिया पे पड़ेगा। कैसे पड़ेगा, क्योंकि यूएस क्या करेगा, चाबहार पोर्ट को जानबूझ के डिले करेगा और भारत के साथ बाद में क्या करेगा, एक एग्रीमेंट करने के लिए मजबूर करेगा कि चाबहार पोर्ट चाहिए तो ये वाला एग्रीमेंट आपको करना होगा। वहां पे हम शायद फंस सकते हैं। ठीक,
अब बात करते हैं ग्लोबल ट्रेड कंपैरिजन को लेकर, चाइना, टर्की, इंडिया, बाकी लोगों के, ठीक है। तो ये समझिएगा कि डाइवर्सिफाइड रूट जो ट्रेड रूट है वो भी क्या होगा, एक अल्टरनेटिव रूट पे क्या होगा, कन्वर्ट होगा, ठीक है। एग्जम्पशंस होंगे, स्ट्रेंथनिंग पार्टनरशिप होगी, सब बातें अपनी जगह पर है, ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल बातें हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट पर, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये डिप्लोमेटिक चैलेंजेस हमने देखा था, ठीक है। चलिए, ठीक, अब आता है सिक्योरिटी एंड डिप्लोमेटिक जो इश्यूज हैं, ठीक है। सिक्योरिटी को लेकर भी एक बात उठेगी कि मिडल ईस्ट जो है वो कहीं ना कहीं ग्लोबल टेररिज्म का एक अखाड़ा बन चुका है, और उसका इम्पैक्ट ये होगा कि अगर उस देश में इंटरनल डिस्टर्बेंसेस होंगे, माइल न्यूट्रिशन होगा, है, या फिर आप ये कह सकते हो, है ना, अनएम्प्लॉयमेंट तो हो ही गया है, वाइड स्प्रेड, इन सब चीज़ें जब आएंगी तो कहीं ना कहीं भारत को एक कहीं ये मान सकते हो कि पाकिस्तान के समर्थन के कारण से और चाइना के इकोनॉमिकल सप्लाई के कारण से भारत जो है बिना मतलब के टेररिस्ट जो एक्टिविटीज़ है वो झेलने का एक गढ़ बन जाएगा। हालांकि हमारी इंटेलिजेंस, हमारी आर्मी पे हमें यकीन है ना, नेताओं पे तो अपनी जगह नहीं है, ठीक है, मगर इनके तो कम से कम है ना, ठीक है। तो कम से कम ये रहेगा बेहतर कि हमारी आर्मी उस चीज़ को बचाने के लिए कम से कम काफ़ी रहेगी, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस को लेकर बात करते हैं, तो डिक्लाइनिंग द बायलैटरल ट्रेड वॉल्यूम्स, डेफिनेटली इंडिया इजराइल ट्रेड डिक्रीजेस ड्यू टू द राइजिंग टेंशन इन दिस रीजन, ठीक है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले इंडिकेट किया था कि इजराइल के साथ भी हमारे ट्रेड खत्म होंगे, क्योंकि अगर हम इजराइल के साथ खड़े हुए नहीं दिखेंगे, ठीक है, देखो फिलिस्तीनी वाले केस में हम ऐसे भी झेल चुके हैं, अरे फिलिस्तीनी को बचाकर हम क्या करेंगे, वो उनका मामला, मरे जी कुछ भी करे, है ना, दुनिया का ठेका शांति का हम ही लेवल के रखें क्या, ठीक है। और हमारे जब बम फूटता है, हमारे यहाँ पहलगाम केस होते हैं, तब तो ये साथ नहीं आते हैं, है ना, वो तो तुर्की जो है चले गया था पाकिस्तान के पास, तब उस समय हमारी ग्लोबल सिम्पैथी और ग्लोबल पीस नहीं दिख रहा था क्या, ठीक है। दूसरा बात करते हैं स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप, कहीं ना कहीं आज इजराइल जो है लार्जेस्ट वेपन सप्लायर हो गया है भारत का, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या होगी कि हो सकता है हमारे जो वो थे वेपन्स थे वो भी इजराइल जाते और इजराइल के वेपन्स हमारे यहाँ इंपोर्ट होते, तो ये भी एक कहीं ना कहीं क्या होगा, एक द्वंद्व की स्थिति में फंस चुका है कि हम टैक्टिकल इशू से भी बहुत अच्छा एक टर्म्स बना नहीं पाएंगे, ठीक है। अब देखो एक पॉइंट इसमें आता है इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ द राइजिंग ऑफ योर ऑयल एंड प्राइसिंग। अब देखो इसमें अगर हम देखें तो इसमें भी मैंने बताया था कि आपको जीडीपी में लगभग 0.5% घाटा होने का संभावना आपको दिख रहा है, ठीक है। चलिए, ये सारी चीजें ग्लोबल इंपैक्ट से लेकर सारी चीजें मैंने इस पूरे पीपीटी के माध्यम से आप लोग को कवर कर दिया है, ठीक है, कि इंडिया के लिए इजराइल का साथ रहना और इजराइल के साथ आगे बढ़ना अनिवार्य है। अनिवार्य इसलिए भी है क्योंकि हमें याद रखेंगे अगर विश्व शक्ति बननी है तो हमें अपने याद रखेंगे जो दोस्त हैं उसको खोना नहीं है। दुश्मन जो है, दुश्मन तो हालांकि कोई नहीं है, अगर है भी ठीक है तो उसको आप मेंटेन भले कर सकते हो मगर दोस्त नहीं खो सकते हो। खैर उम्मीद करता हूँ ईरान और इजराइल का ये जो द्वंद्व है इसमें एक भेड़िया राष्ट्र जो चाइना और यूएस इसमें बाजी ना मारे और इन दोनों राष्ट्रों की अपनी समरसता अपनी संप्रभुता बरकरार रहे, ठीक है। और इन्हीं शब्दों के साथ एक छोटा सा सेगमेंट को ख़त्म करता हूं मैं। अगले सेगमेंट में हम लोग कई अलग अलग एस्पेक्ट्स पर बात करेंगे। एक बात और कर लेंगे, ईरान और इजराइल का इतिहास क्या रहा है, ठीक है, वो इतिहास के सेक्शन हम सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे। थैंक यू सो मच।